अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुश आमदीद। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं मुजम्मिल सौरवदी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, JUI का मरकज़ी मजलिस अमूमी का 2 रोज़ा अहम इजलास आज दूसरा दिन है। कल क्या अहम तय पाया, तरीके इंसाफ के साथ JUI क्या करने जा रही है, इत्तेहाद होगा या नहीं होगा, इस पर भी बात, लेकिन उसके बाद हम बात करेंगे जमात इस्लामी के हवाले से भी, जिन्होंने रेड जोन में एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन रेड जोन को और इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। अब एक्सप्रेस वे पर मुजाहरा किया है, कितनी बड़ी तादाद में उनके साथ लोग शरीक है, मौजूद थे। फ़लस्तीन यकजहती मार्च था, इस पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले मुजम्मिल साहब, अंदरूनी कहानी JUI की मरकज़ी मजलिस अमूमी के इजलास की। मौलाना साहब तैयार हो चुके हैं तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद के लिए? देखिए, मौलाना ने तहरीक इंसाफ को ये कहा था कि वो जो भी फैसला होगा इस इजलास के बाद बताएंगे। ये इजलास बुनियादी तौर पे उन्होंने बुलाया तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद को तय करने के लिए था। और अगर आप कहें कि तहरीक इंसाफ आज तक इस इजलास का ही इंतज़ार कर रही थी जी, कि मौलाना कोई फैसला कर लें। और मौलाना ने कहा था कि मैं अपनी मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास बुलाऊंगा, उसमें सबकी राय लूँगा, उसमें तय करेंगे कि आपके साथ अलायंस बनाना है, ग्रैंड अलायंस में जाना है, एहतजाज करना है, क्या करना है, क्या शर्तें हमारी होंगी, क्या शर्तें उनकी होंगी। अब ये इजलास 2 दिन रहा। PTI को इसके फैसले का इंतजार है, क्योंकि इसके बाद तो मौलाना के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा ना कि कहने का कि अब मैंने क्या डिसाइड करना है, फैसला बताना होगा। अच्छा, अब मैंने कुछ चेक किया है कि इस इजलास में क्या, देखना, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा पूरी मुल्क से JUI की क़यादत लाहौर में है और इस इजलास में शरीक है। और इस इजलास में पूरे मुल्क से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, गफूर सब आए हुए हैं और यहाँ पूरी जमात JUI की क़यादत मौजूद है। अब इन्होंने मिलकर क्या फैसला किया है? अच्छा, इसमें 2-3 इन्होंने बातें तय की हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जितने लोग हमारे पास आते हैं ना, सब मुख्तलिफ बातें करती हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, there is no doubt about it। तो हमें नहीं पता कि अडियाला में बैठा कैदी नंबर 804 क्या सोच रहा है और उसकी क्या राय है, वो इत्तेहाद चाहता है, नहीं चाहता, किन शर्तों पे चाहता है। हम कुछ तय कर लें इनके साथ, कल को अडियाला का कैदी कह दे मैंने तो नहीं ये बात कही थी, तो चले जाएं अडियाला। मेरी तो मर्जी के बगैर हुआ। तो लिहाजा उसमें वो कहते हैं कि दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि बानी PTI इमरान खान खुद खत लिखे मौलाना फजलुर रहमान को। इसकी एक मिसाल वो कहते हैं कि नवाज शरीफ ने भी खत लिखा था मौलाना फजलुर रहमान को जेल से। तो मौलाना को इमरान खान खत लिखें और उसमें कहें कि वो ग्रैंड अलायंस बनाना चाहते हैं और मौलाना को उसमें शिरकत की दावत दें और कहें कि आप और ख्वाहिश का इज़हार करें कि वो तहरीक इंसाफ और JUI को इकट्ठे करना चाहिए और उसमें इमरान खान सब कुछ लिख दें। और जेल से खत लिखने की तो इजाज़त है, कैदी जेलों से खत लिखते हैं। या दूसरी ऑप्शन एक तो ये कि खत लिखते हैं। दूसरा भी उन्होंने ये कहा है कि अगर खान साहब इस ख्वाहिश का इजहार करें कि मुझे आके मिल लिया जाए, पर इसका भी दावतनामा खान साहब की तरफ से आना चाहिए, तो फिर JUI का एक वफद उनको मिलने चला जाएगा। ठीक है, आला सतही, और वो उनसे जाके बात कर लेगा। लेकिन फिर ज्यादा बेहतर ऑप्शन JUI के नज़दीक यही है कि इमरान खान खत लिखकर वाजे करें कि इत्तेहाद के खदोखाल क्या होंगे और क्या वो मौलाना के साथ चलना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक JUI का ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से खामोश हैं। उन्होंने उनके खिलाफ भी कोई बात नहीं की और हक में भी कोई बात नहीं की। 26वीं आईनी तरमीम से ऑनवर्ड नहीं, उससे पहले भी जब से JUI और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक अच्छा गुडी सिचुएशन चल रही है, मुलाकातें चल रही हैं, बातचीत चल रही है, तब से इमरान खान खामोश हैं मौलाना फजलुर रहमान पर। उनके ट्वीट्स भी आते रहे हैं, उनकी चीज़ें भी आई हैं, लेकिन कभी उन्होंने मौलाना के हक में कोई बात नहीं की। हाँ, खिलाफ भी नहीं की। लेकिन ये एक हिकमत अमली है कि कल को इमरान खान साहब हर चीज़ को डिसोन भी कर सकते हैं, जो उनकी आदत है। अगर हम JUI किसी हद तक आगे चली जाए और बाद में खान साहब उसको डिसोन करते हैं, तो JUI का मौक़िफ़ है कि हम क्या करेंगे। मतलब फर्ज कर लें, उनका मतलब है आप वो तो 1 मिनट में पार्टी से बंदे निकाल देते हैं। इसको और आसान हम असद कैसर से मैं आसान लफ्जों में पूछ लेती हूँ, क्या शर्तें हैं मौलाना की?
नहीं, पहली शर्त तो ये है कि खान साहब की तरफ से खुद आनी चाहिए बात। नहीं, किस चीज पे ओके करेंगे? डील जो डन होनी है, कुछ लेन देन की भी बात है ना। जो भी खान साहब डील करना में आने के बाद जो भी खान साहब JUI के साथ डील करना चाहते हैं वो खान साहब खुद कहें। ठीक। असद कैसर पे यकीन नहीं, सलमान अकरम राजा पे यकीन नहीं, कोई निकल जाए वो कहते हैं अब असद कैसर आउट है, लंदन चला गया, हम क्या करें। पहले कहा था सारा कुछ असद कैसर तय करेगा, अब असद कैसर है ही नहीं। फिर कहा सलमान अकरम राजा तय करेगा, फिर सलमान अकरम राजा नहीं है। तो वो कहते हैं कि इस तरह हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तो पहली बात तो ये है कि बानी PTI खुद जो है वो कोई बात अपना ख़त लिखें, फिर उसके बाद यहाँ कहें कि मुझे JUI वाले आके मिलें, तो फिर उनको मिला जाएगा। एक तो ये है। दूसरा, JUI के अंदर KP के हवाले से बहुत अनरेस्ट है, रिजर्वेशन है। वो कहते हैं कि हमें ये कहा जा रहा है कि PTI ये कह रही है कि एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ मुहिम चलानी है और सारा जो एहतजाज है वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होगा, हुकूमत के ख़िलाफ़ भी होगा और एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी होगा, और जो तहरीक होगी वो भी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होगी और हुकूमत के ख़िलाफ़ होगी। लेकिन जो PTI की KP हुकूमत है वो तो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठी हुई है। उनका चीफ मिनिस्टर और उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो सारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं, ताउन में हैं। आप देखें जो एस्टेब्लिशमेंट ने माइंड एंड मिनरल्स बिल बनाया वो गवर्नमेंट ने फ़ौरन ओके करके पेश कर दिया। मंजूर तो आगे असेंबली से रुका ना, गवर्नमेंट ने तो नहीं रुका। तो वो ये JUI का ये मौक़िफ़ है कि जो KP की PTI की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात हैं उस पर PTI की क्या वजाहत है? क्या वो ताल्लुकात वहाँ ताउन जारी रहेगा और मरकज़ में लड़ाई जारी रहेगी? क्या ये दो तरह की हिकमत अमली होगी कि KP में एस्टेब्लिशमेंट और PTI इकट्ठे चलेंगे और मरकज़ में एस्टेब्लिशमेंट और PTI और एक ग्रैंड अलायंस की लड़ाई होगी? लिहाजा PTI इस पॉलिसी को वाज़े करे कि उनकी KP के हवाले से क्या पॉलिसी है। JUI के इजलास में KP के हवाले से बहुत तकारीर हुई हैं और बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। इंटरव्यू में भी अली अमन गंडापुर ने खिलाफ बात की थी JUI का, तो इसलिए गंडापुर के हवाले, गंडापुर भी एक रुकावट है। तो ये दो बातें तो बड़ी सिंपल इसमें आई हैं और उनका ख्याल है कि अगर कोई देर पा इत्तेहाद बनना है तो उसकी बुनियाद बहुत क्लैरिटी पे होनी चाहिए। और खबरें ये भी हैं कि खाइफ है इमरान खान साहब अली अमन गंडापुर से भी, पता नहीं खाइफ है, फिर JUI बहुत हद तक जो मुलाकातें रोकी जा रही हैं, JUI के साथ मिलकर अली अमीन को निकाल लें। पर अगर आप अली अमीन को निकालने के लिए ताउन चाहते हैं तो JUI का ताउन ले लें, मौका भी है कि जी हम गंडापुर को निकाल रहे हैं तो JUI हमारे साथ ताउन करें, आए मिलकर KP में हुकूमत बनाते हैं। खुश करने का इससे बड़ा और कुछ तो मेरा मतलब है अगर वो गंडापुर को कायम भी रखना चाहते हैं और JUI को भी रखना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है दो चीज़ें इकट्ठी कैसे होंगी? तो मुझे ये दो चीज़ें, लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि इत्तेहाद को ना नहीं की जाएगी, बल्कि कहा जाएगा कि हम बानी PTI का ख़त आना चाहिए या मुलाकात होनी चाहिए, चीज़ों की क्लैरिटी होनी चाहिए, कमेटी बन जाएगी। JUI मुकम्मल तौर पे इत्तेहाद से ना भी नहीं करेगी और हाँ भी नहीं करेगी। ऐसे में हुकूमत क्या कर रही है? JUI से या मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की बात करने की, उनको मैनेज करने की कोशिश नहीं की जा रही? नहीं, मतलब हुकूमत फिलहाल हुकूमत के मौलाना से अच्छे ताल्लुकात है। कैसे कि जब मतलब बातचीत होती रहती है, ताउन होता रहता है, मतलब मौलाना की और हुकूमत की कोई कुट्टी नहीं है, लेकिन मौलाना हुकूमत में शामिल नहीं है। हाँ, दोस्ती भी नहीं है, दोस्ती भी नहीं है और लड़ाई भी नहीं है। जहाँ ताउन की जरूरत है वहाँ देखें ना, वो कौमी सलामती के इजलास में मौजूद थे, PTI ने बाइकाट भी किया हुआ था, वो 26वीं आईनी तरमीम में भी साथ थे, लेकिन वो अपोजिशन में है। वो एक बात गौरतलब है, एक तरफ पीपल्स पार्टी टफ टाइम दे रही है, दूसरी तरफ मौलाना की का ये मजलिस अमूमी का इजलास आपके सामने है, ऊपर से तरीके इंसाफ के लिए रिलीफ की खबरें, अच्छी खबरें, जैसे हम मुसलसल कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि सब कुछ बहुत कनेक्टेड है? नहीं, मुझे नहीं लगता, माजरत के साथ। ना तो मुझे कोई रिलीफ नज़र आ रहा है तहरीक इंसाफ के लिए, बानी PTI के लिए, और ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हुकूमत ऐसी बहरानी कैफियत में है कि ख़त्म हो जाएगी। देखिए, मरवत साहब कह रहे हैं 45 दिन में रिहा हो रहे हैं इमरान खान साहब। मरवत साहब को कहने दें, मरवत साहब ये नहीं कि वो तो फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं, साथ कह रहे हैं PTI बड़ी नालायक है। देखें, आप मेरी बात समझें, साथ वो कह रहे हैं लीमा खान पैसे खा गई है, साथ वो कह रहे हैं 18 करोड़ रुपए सलमान सफदर एडवोकेट को दे दिए गए हैं, साथ वो कह गए हैं शिबली फराद ने पैसे खा लिए हैं। वो क्या कह रहे हैं? मेरा मतलब आप मेरी बात समझो, कहते हैं लीमा खान मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। नहीं, आपने अब शेर अफजल मरवत की बात की तो मैंने कहा शेर अफजल मरवत तो ये भी कह रहे हैं, जिनके करीब समझे जाते हैं शेर अफजल मरवत, वो ये बात कर रहे हैं।
किन के करीब समझे जाते हैं? आपको नहीं पता किसके करीब समझे जाते हैं? पार्टी तो उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ जोड़ती है। नहीं मैं तो इनकी गिरफ्तारी इसलिए नहीं अमल में लाई जाती। वो तो गंडापुर के साथ हैं, वो तो दोस्ती भी आजकल गंडापुर साहब के साथ है। वो तो कह रहे हैं मैं गंडापुर के साथ हूँ। आप देखें ना, उनकी तो सारी हमदर्दियां गंडापुर के साथ। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि JUI का जो ये इजलास है, ये अभी कोई ग्रैंड अलायंस में शमूलियत का ऐलान नहीं होगा, लेकिन कहेंगे कि जी मज़ीद बातचीत होनी चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो मुज़ाकरात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात होने चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई जो है डायरेक्ट जो है इसमें अभी आपको ग्रैंड अलायंस में शमूलियत का ऐलान जो है वो इस इजलास से निकल आए कि JUI ने शामिल होने का फैसला कर लिया। ऐसा कैटेगोरिकल ऐलान नहीं आ रहा, ये ऐलान भी नहीं आ रहा कि शामिल ना होने का फैसला कर लिया। ना होने का फैसला है, ना होने का फैसला है, ना होने का फैसला है। ठीक है, जमात इस्लामी की तरफ आते हैं। फ़लस्तीन से यकजहती मार्च का ऐलान उन्होंने किया था। इस्लामाबाद की सूरत हाल फुटेज हमारे सामने सुबह से आ रही है। रेड जोन को उन्होंने सील कर दिया, कंटेनर्स लगा दिए, इस्लामाबाद आने की तरफ जो रास्ते थे वो भी बंद कर दिए। लेकिन खैर जमात इस्लामी ने भी जो है वो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर मुजाहिरीन को बुलाने का ऐलान कर दिया और वहाँ पर जो मुजाहिरीन है वो मौजूद हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो हुकूमत ने किया, उनको एहतजाज की कॉल ना देके रेड जोन बंद करके, ये अब ज़्यादा मुश्किल हो सकता है? क्रिटिसिज्म तो होगा। देखिए मेरे ख्याल में जमात इस्लामी ने भी बहुत जिम्मेदारी का, जमात इस्लामी के मेरी बात हुई सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम साहब से। उन्होंने कहा हम गजा के लिए आवाज़ बुलंद करना चाहते थे, गजा के लिए एहतजाज करना चाहते थे। हम कोई हुकूमत गिराने के लिए तो कॉल नहीं दी हुई थी कि हम कहें जी कि हमने रेड जोन में जाके गजा का एहतजाज करना है। जो जगह गवर्नमेंट ने दी है, जमात इस्लामी ने वहाँ एहतजाज किया है, वहाँ एक साइजेबल क्राउड मौजूद था, वहाँ उन्होंने इसराइल की मजम्मत की है, हुकूमत से कहा है कि फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हों, गज़ा के लोगों के साथ खड़े हों। ये देखें आज पूरी दुनिया में गज़ा के हक़ में बात, अमेरिका में भी गज़ा के हक़ में मुजाहरे हुए हैं जी। देखें ना पूरी दुनिया में आज गज़ा के लिए, तो उसमें जमात इस्लामी ने भी मुजाहरा किया। हाँ तसादुम हो जाता अगर जमात इस्लामी ये जिद करती कि हमने तो रेड जोन में ही करना है और गवर्नमेंट ने कंटेनर लगा दिए थे और वहाँ तसादुम हो जाता, तो वो बुरा सीन था। उससे गज़ा की कॉज को भी नुकसान होता। मतलब गजा की कॉज को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उस पर इत्तफाक राय की एक हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो रहना चाहिए कि पूरी कौम गजा के साथ है, हुकूमत अपोजिशन हर जमात गजा के साथ है। और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने अच्छा किया कि उनको एक्सप्रेस वे पे इजाजत दी। तो पहले ही बात कर लेते, इतने कंटेनर लगाने की जरूरत क्या थी? पहले जमात इस्लामी भी जो है वो नहीं आ रही थी रेड जोन से पीछे, जब कंटेनर लग गए उन्हें भी नजर आ गया तसादुम है तो उन्होंने पीछे कर लिया। लेकिन ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। आप मेरी बात समझे, तसादुम नहीं हुआ दैट इज गुड। क्या आप चाहती थी तसादुम हो जाए? मैं नहीं चाहती थी तसादुम। अच्छा, मैंने कहा शायद आपको गम है, लेकिन एहतजाज करने दिया जाता तो पार्लियामेंटेरियंस भी इसके खिलाफ बात ना करते। हुकूमत को ऑलरेडी क्रिटिसिज्म है इस चीज से रिलेटेड कि फलस्तीन के हक में उस तरह से बात नहीं की जा रही। नहीं, कौमी असम्बली ने करारदाद पास की है, कैबिनेट ने करारदाद पास की है, पाकिस्तान के हाईएस्ट फोरम से करारदाद हुई है, पार्लियामान से हुई है, कैबिनेट से हुई है, प्राइम मिनिस्टर ने UN के इजलास में बात की है। इवन जब वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मिलते हैं उसमें फ़लस्तीन की बात की जाती है। टर्किश प्रेसिडेंट से मिले, वहाँ फ़लस्तीन की बात हुई है, हाईएस्ट फोरम्स पर बात हुई है। इसमें ऐसी तो कोई बात नहीं है कि नहीं हुई है। तो इसलिए मेरे ख्याल में गज़ा पे एक कौम को तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ लोगों का बात करते हैं कि PTI ने वोट नहीं डाला, PTI नहीं आई। मैं नहीं समझता कि PTI को भी हमें इस पर ब्लेम करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गज़ा के ऊपर एक नेशनल नैरेटिव इकट्ठा रहे और सब गज़ा के ऊपर जो है एक यूनाइटेड वॉइस बननी चाहिए। वहाँ बहुत जुल्म हो रहा है और हमें उसको बननी चाहिए। लेकिन मैं इस चीज़ के भी खिलाफ हूँ। देखें आप मेरी बात सुने, ये जो फूड चेन्स पर हमले हो रहे थे, इसराइली प्रोडक्ट्स बैन नहीं होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल बाइकआउट करना चाहिए, आपको नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन आपको दुकानों पे जाके बंदे नहीं मारने, आपको दुकानें नहीं तोड़नी। आप मेरी बात, लेकिन ये बाइकआउट की ये है कि दुकान खुली है, कोई खरीद नहीं रहा। बाइकआउट ये है कि दुकान खुली है, कोई खरीद नहीं रहा, दूसरे मुल्कों में हो रहा है। लोग वो कहें हमारी सेल गिर गई है। आप मेरी बात समझिए। और वैसे भी गवर्नमेंट ने कहा है कि पाकिस्तान में कोई इसराइली कंपनी काम नहीं कर रही, ये पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट्स हैं सारी, ये पाकिस्तानी लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। यहाँ कोई जियो दूसरे ममालिक में भी फिर इस तरह से उनकी ही इन्वेस्टमेंट है। लेकिन टेक्निकल आप देखें ना जी, शेखपुरे में एक उन्होंने फूड चेन में एक मुलाजिम को मार दिया, वो गलत बात है। पंजाब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन लिया। ये गजा की कॉज नहीं है कि आप ये वो एक फूड चेन में घुसे हैं डंडे लेकर, आपने उनके एम्प्लॉइज को मारा है, वहाँ जो लोग खड़े हैं उनको मारा है, तोड़ दी सारी दुकान। ये गजा की कॉज को मुतनाज़े बनाने वाली बात है।
आपकी कॉल में जान नहीं की, आप कहें बाइकआउट की कॉल है, लोग मान लें तो ठीक है, ना माने तो बाइकआउट ऐसे ही होता है। बाइकआउट डंडे के जोर पे तो नहीं कराया जाता ना। आप मेरी बात सुने, आपके गन पॉइंट पे बाइकआउट थोड़ी कराएंगे, लोगों ने अपने दिल की आवाज पे बाइकआउट, और वो भी सिर्फ एक फूड चेन के खिलाफ, वो भी एक फूड चेन के खिलाफ। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि वो गलत था। एक नेशनल नैरेटिव जो जमात इस्लामी ने आज एहतजाज किया वो पॉजिटिव था। हाफिज नईम रहमान की तकरीर पॉजिटिव थी। उन्होंने कहा कि लियाकत अली खान ने कहा कि हम इसराइल के ख़िलाफ़ हैं, फ़लस्तीन में नस्ल कशी हो रही है, इसराइल की मजम्मत होनी चाहिए। ये सब बातें जो हैं ये मैं और आप सब कह रहे हैं और ये पॉजिटिव बात है, तो इसलिए मेरे ख्याल में उन्होंने पॉजिटिव बात की है। ब्रेक लेते हैं मुजम्मिल साहब, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। दरियाई सिंध पर नई कैनाल्स के खिलाफ GA सिंध कौमी महाज की आज हड़ताल का ऐलान है और हड़ताल यकीन करें कि लाड़काना में भी है, हैदराबाद में भी है। दुकानें गुलिस्तान सज्जाद, सिटीज़न कॉलोनी, मेन कासिमाबाद, नसीम नगर सब इस टाइम बंद है। और वही सूरत हाल के जनाब शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं पेट्रोल पम्प भी मुकम्मल बंद है। मुतालबा एक है कि किसी सूरत जो है हम दरियाई सिंध का पानी शेयर नहीं करेंगे। दरियाई सिंध बचाओ मुहिम है, इस पर बात करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर जस्कम ने हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर नियाज कलानी। डॉक्टर नियाज, थैंक यू सो मच। मुजम्मिल साहब, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? वालेकुम, मेहरबानी आपकी जनाब। डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी सिंध का मुकदमा तो लड़ रही है, आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जद्दोजहद क्यों नहीं कर रहे? आप अलग हड़तालों की कॉल दे रहे हैं, वो अलग जलसे कर रहे हैं। मेरे भाई, पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर ड्रामे कर रही है। पहले वो कह रहे थे कि कैनाल कहाँ पर है, किस जगह पर है, आसमान में है, जमीन में है, बीच हवा में है, खिला में है, कहाँ पर है। जब सिंध के अवाम ने उनको बताया, दिखाया कि देखो कैनाल बन रहे हैं, आपके सदर साहब ने उस पर साइन किए, फिर अब उन्होंने कहा है कि हाँ कैनाल समूरा नामंजूर, वो ड्रामे कर रहे हैं। अब एक मिनट सोचने की बात है, वफाकी हुकूमत के हाथ में ये कैनाल निकालने का प्रोग्राम वफाकी हुकूमत के हाथ में है या मुराद अली शाह के हाथ में? अगर वफाकी हुकूमत के हाथ में है तो सबसे बड़ी तादी जमात वफाकी हुकूमत की कौन सी है? GA सिंध कोई महाज है या पीपल्स पार्टी है? जब वफाकी हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी है तो पीपल्स पार्टी ये दावा कैसे कर सकती है कि हम कैनालों के खिलाफ हैं? वो एकदम स्पीकर को दरखास्त देकर इक़्तिदार वाली कुर्सियां छोड़कर हिज़्ब इख्तिलाफ में चले जाएं। चलो आप PTI के साथ नहीं मिलो, हमें कोई उस पर गर्ज नहीं है, आप अलग कुर्सियां ले लो कि हमें किसी सूरत में तब तक इक़्तिदार वाली सीट पर नहीं बैठेंगे जब तक आप कैनालों को रद्द करने के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं निकालेंगे। उसके बाद ये इख्तिलाफात हिज़्ब इख्तिलाफ की कुर्सी पर आ जाएं तो फिर पार्टी वाले जब चाहें जिधर चाहें हमें बुला लें, हम चले जाएंगे, उनके साथ धरना देंगे, उनके साथ जलसे जुलूस करेंगे। लेकिन ड्रामेबाजी तो बंद करें ना। इक़्तिदार में भी बैठे हैं, सबसे बड़ी जमात पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है, ये मेरे ख्याल में किसी बहर है और अधे को भी बताया जाए कि ये सोता है असेंबली में। पर आप देखें सिंध के अवाम की नुमाइंदा तो पीपल्स पार्टी है ना। अभी उमरकोट में भी उन्होंने इतनी बड़ी जीत ली है। सिंध के लोग तो पीपल्स पार्टी के साथ हैं, आपके साथ तो नहीं है। वो तो वोट पीपल्स पार्टी को डालते हैं। सिंध के अवाम की नुमाइंदा जो जमात है वो सिंध की अवाम है। सिंध के अवाम को पीपल्स पार्टी ने नहीं बताया कि कैनाल समूरा नामंजूर। सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी के बात में जुबान में ये बात डाली है कि कैनाल समूरा नामंजूर। बाकी अब क्या कहूँ इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन के बारे में तो आपके यहाँ भी बहुत सारे तर्जे आ गए हैं। 45 की जगह 47 का जो वो चल रहा है। लेकिन बिलावल कहते हैं मैं तो 45 पे हूँ, बिलावल तो 47 पे नहीं है। बिलावल किसने कहा है आपको बिलावल 45 है? बिलावल इस मुआहदे के तहत है। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, आए वो देखें सिंध के अवाम जो कैसे इसको इलेक्शन में शिकस्त देते हैं। आज कहाँ सिंध में हड़ताल हुई है? आज सारी सिंध में हड़ताल है। जकमबाद से लेकर जो है बातली तक और कैटी भंडा तक जो है हड़ताल है। सारी सिंध में हड़ताल है। नहीं, पर हैदराबाद शहर की और लतीफाबाद में मार्केटें तो खुली हैं। हाँ, कभी कभी अभी तक हमारे उर्दू बोलने वाले भाइयों को ये बात थोड़ी समझ में देर से आती है
कि पानी सबके लिए एक ही मसला है। ये खामखा जो अलग जुदा होके बैठे हैं, जब इनको पता चलेगा कि पानी जो है वाकई सबके लिए जिंदगी का मसला है, हमारे लिए आबादी का मसला काम नहीं है, अब पानी जिंदगी का मसला है, इस वजह से उनको भी ये समझना। लेकिन पंजाब तो कह रहे कि वो अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल करेगा, आप सिंध का पानी नहीं इस्तेमाल करेगा। वो कहते हैं हम अपने पानी के साथ जो मर्जी करें, उनका एक पानी है, वो कहते हैं हम उसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। सिंध हमें ये तो नहीं बता सकता कि पंजाब पानी कहाँ इस्तेमाल करे कहाँ ना इस्तेमाल करे अपने हिस्से का। मेरे भाई आपकी ये बात इस वक्त तक दुरुस्त है। आप क्या नाम ले रहे हैं? पंजाब कह रहे हैं ना, तो पंजाब जो है 5 नदियों का जो है मुल्क है। कौन सी 5 नदियां हैं? रावी, सतलज, ब्यास, चनाब और झेलम। 5 नदियों में ये नाम है पंजाब का। 5 नदियों में मेरे भाई इन्होंने 3 नदियां हिंदुस्तान को बेच दी हैं। चनाब और झेलम जो है हमारे राइस केनाल से छोटे जो है दरिया हैं। चनाब और झेलम जो है हमारे नारा केनाल से छोटे दरिया हैं। चनाब और झेलम जो है हमारे रोड़ी केनाल से छोटे दरिया हैं। हमारे अपने उन्होंने दरिया बेच दिए हैं। सिद्धू दरिया पर जो है उसका कौन सा हक है? कहाँ का हक है? हक जो है दरिया पर आलमी कानूनों के तहत उनका हक होता है जहाँ दरिया छोड़ करता है। दरिया सिंध में आके जो है वो समंदर से मिलता है। इस वजह से उनकी यह दावा झूठ है। हमें इनके ड्रामे जो है अब सारी दुनिया के सामने चाक कर देंगे कि ये खुद मुआहदा करते हैं, झंडे के जोर पर मुआहदा करवाते हैं। नहीं, पर देखे ना, पंजाब को एनएफसी के तहत एक पानी का हिस्सा तो मिल रहा है ना पानी। वो पानी पंजाब जहां मर्जी इस्तेमाल करे। क्या आप वो पानी का हिस्सा भी पंजाब को देने के लिए तैयार नहीं? आपका ख्याल है वो हिस्सा भी खत्म हो जाना चाहिए? का मेरे भाई पंजाब आप कह रहे हैं ना, 6 आप कहे ना, उसका नाम 6 आप रखे ना, या 3 आप रखो ना। आपने पंजाब कह रहे हैं। पंजाब तो 5 नदियों का मुल्क है। 5 नदियों में आपने 3 नदियां इंडिया को भेजते हैं। आप इंडिया से पैसे उसको वापस करके या अपनी ताकत दिखा के एटम बम दिखाओ, इंडिया से लड़ो, उससे जो है अपना दरिया वापस लो। भली फिर थाने तुम 5 ही नदियों का पानी भली इस्तेमाल करो, लेकिन सिद्धू दरिया का जो पानी है उसका 75% जो है वो हमारा है, 25% जो है वो पंजाब का है। ये सिर्फ पंजाब है। अच्छा, नहीं, जो 25% पंजाब का है, पंजाब वो 25% जैसे मर्जी इस्तेमाल करे, आपको क्या एतराज है? हमें कोई इतराज नहीं है, वो 25% इस्तेमाल करे। हाँ, तो वो कह रहे हैं पंजाब का मौकफ तो ये कि हम जो नहर बनाएंगे वो अपने 25% में से इस्तेमाल करेंगे। पंजाब झूठ बोल रहा है। चश्मा जलम लिंक कैनाल वो सिद्धू दरिया पर जो है बना हुआ है। तोसा पंजरत कैनाल जो सिद्धू दरिया पर बना हुआ है। 3 दरिया जो हमने भेजे हैं हिंदुस्तान को, खुद पंजाब ने भेजे हैं। हमारा उसमें कौन सा नुमाइंदा शामिल था? उसमें हमारा कोई भी नुमाइंदा शामिल नहीं था। ऐसे बात हो रही है कि पंजाब जो बोलता है वो बीच कुरान में बोलता है, हम जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। ये ड्रामे हैं। अभी हमारा पानी रोक रहे हैं, हमारी गैस भी लेके जा रहे हैं, हमारा पेट्रोल भी लेके जा रहे हैं। बस पाकिस्तान का ये मतलब थोड़ी है कि सारी सिंध की जो है वो वसाइल जो है उन पर कब्जा कर ले। वो पंजाब का हक है क्योंकि वो पाकिस्तान बन गया है। मुल्क तो ये खुद तोड़ रहे हैं ना। हमने कहा मुल्क तोड़ने की बात की है? हम अपना पानी मांग रहे हैं, हम अपने अच्छा, नहीं, अब आप पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। राना सनाउल्लाह साहब की शर्जील मेमन से बात हो गई है। ये इस्लामाबाद में वो कह रहे हैं हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ये बात तय कर लेंगे। तो आपको पीपल्स पार्टी पे एतबार नहीं? कल को पीपल्स पार्टी जो मुआहदा करेगी आप वो नहीं मानेंगे? मेरे भाई मसला ये है, ये चश्मा जलम लिंक केनाल है, ये 72 में बना था इस नाम पर कि ये फ्लड केनाल है। लेकिन जब मुकम्मल तो वो बन गया तो उनको कहे ना मेहरबानी करके जब फ्लड आ जाए, जब सिंध में जो है सैलाब आ जाए तब तो मेहरबानी करके फिर इसको चालू करें ना। आप चले जाएं, हम टीवी को वहाँ भेजें, चश्मा जलम लिंक केनाल देखो कि बह रहा है या नहीं बह रहा है। तो ये सब ड्रामे करें। तरबेला डैम इन्होंने बनाया। अयूब खान ने अपने किताब में लिखा कि तरबेला डैम ने हमने सिंध के लिए बनाया है, लेकिन हम कह रहे हैं यहाँ पर पानी की खोट है। हम कह रहे हैं मेहरबानी करके तरबेला डैम भरने को कुछ दिन के लिए मुलतवी करो। लेकिन वो तो कहते हैं नहीं, जब तक तरबेला डैम नहीं भरेगा
जब तक तलबेरा डैम फुल नहीं होगा आपको पानी का एक घूंट नहीं मिलेगा। ये सोताल फिर कह रहे कि पंजाब का पानी इस्तेमाल करें, है तो भाई सब कुछ पंजाब का ना, हमारा सिंध का क्या है? हमारे सिंध के पास तो कुछ भी नहीं है, न गैस है, न पेट्रोल है, न बिजली है, न नौकरियां हैं, न बंदरगाह है। ये बंदरगाह भी तो जो पंजाब का है ना, हमारे पास भाई क्या है? हम पंजाब के उसके आपके ने पर जो है पंजाब के जब राजी हो तो हमें टुकड़ा भेजे, पंजाब जब राजी हो हमें घोंट भेजे, बाकी पंजाब की मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं? हम मजलूम है, कमजोर है, इस वजह से पंजाब की मर्जी है। नहीं, आप ताकतवर हैं जी, आप पंजाब को हर काम ताकतवर है, कहाँ पर भाई ताकतवर हैं आप? अच्छा, पंजाब तो हर सूरत बनाएगा ये 6 नहरें, पंजाब तो नहीं, उसमें तो कुछ नहरें तो सिंध में बननी है, पंजाब में तो कम बननी है। के साथ कुछ ना कुछ तो बात होगी, मुज़ाकरात होगी, उनको मनाने की कोशिश की जाएगी, फिर आप क्या करेंगे? 14 नहरें मेहरबानी करके आप जो है बुडू बैराज से लेकर कोटरी बैराज तक नहरें गिने तो हमारे पास फकत 41 है, 40 है, 14 और पंजाब में 42 नहरें हैं। फिर भी पंजाब वाले कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ जुल्म है। हमारी 14 ही नहरें जो है मुकम्मल तौर पर खाली हैं, उनकी 42 नहरें मुकम्मल तौर पर फिल बह रहे हैं। फिर भी पंजाब कह रहा है कि हमारे साथ जुल्म है। जुल्म तो भाई पंजाब के साथ नहीं, पंजाब अपने पैसे से अगर एक और नहर बना ले और अपना पानी उस नहर में डाले तो फिर तो कोई इतराज नहीं होना चाहिए। भाई मेरे भाई, पंजाब के पास पानी है ही नहीं। पंजाब के पास फकत झेलम दरिया है, पंजाब का अपना फकत चनाब दरिया है, चनाब और झेलम में पानी है ही नहीं। सतलज दरिया जो है वहाँ पर नादर मुफ्ती साहब ने कहा था कि मैं वहाँ पर रेस लगा के आया हूँ कारों और जीपों की, जहाँ पर रेस और कारों की जीपें हैं वहाँ पर ही वहाँ से नहरें निकालेंगे, पता नहीं उसमें वारी डालेंगे या पानी डालेंगे। पानी डालेंगे तो हमारा होगा, अगर वो उसमें वारी डाल रहे हैं तो फली डालें। तो अब इसका हल क्या है आपके पास? इसका हल ये है कि सिद्धू दरिया का जो भी पानी है 1945 के मुआहदे के तहत, सिंध पंजाब एग्रीमेंट के तहत जो मुआहदा है उस मुआहदे के तहत हमें पानी मिलना चाहिए। और ये इन्होंने 91 में अकार्ड इन्होंने खुद बनाया था। 91 के अकार्ड के तहत हमें कोटरी बैराज के नीचे जो है 10 में फिर पानी देना था। आज तक 1 में भी पानी नहीं देते। हम भाई मजलूम है, कमजोर है, ज्यादा ऋण करेंगे, चीखेंगे तो क्या करें? हम धरना देकर इस गर्मी में जहाँ पर जो है 50 सेंटीग्रेड चल रहा है, कभी 46 होता है, यहाँ पर धरना देके बीच रोड में बैठ जाएंगे और हम क्या करेंगे? मजलूम बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल साहब, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब हुकूमत ये चाहती है कि जो हॉस्पिटल्स हैं, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, उनको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाया जाए और उसी मुमकिना निजकारी के ख़िलाफ़ जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है वो सड़कों पर मौजूद है और उन्होंने धरना दे रखा है पिछले कई रोज़ से। और अब उनके मुतालिबात ये है कि हम किसी सूरत ये जो प्राइवेटाइजेशन वाली बात है उसे मुमकिन नहीं होने देंगे। और रावलपिंडी के जो 3 बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ओपीडीज़ मुकम्मल बंद हैं। बेनज़ीर भुट्टो जनरल हॉस्पिटल, होली फैमिली हॉस्पिटल, रावलपिंडी टीचिंग हॉस्पिटल, इन तमाम हॉस्पिटल्स की जो ओपीडीज़ हैं ना वो पिछले कई रोज़ से बंद हैं और जो मरीज़ हैं वो परेशान हो रहे हैं। बात करेंगे, मुज़म्मिल सौरवर्दी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जबकि डॉक्टर शुएब नियाजी सदर YDA पंजाब हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर शुएब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, ये आपने ओपीडीज़ क्यों बंद की हैं? मरीजों का क्यों नुकसान कर रहे हैं? आप अपना माल रोड पे एहतजाज जारी रखें, ये ओपीडीज़ क्यों बंद कर दी हैं आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर उसमें पहली बात ये है कि ओपीडीज़ बंद करना बिल्कुल हम नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए हम माल रोड पे बैठे हुए हैं। तकरीबन आज 14वां दिन है। और सर दूसरी बात यह है कि जब हमने मार्च किया और अपनी आवाज़ CM ऑफिस तक पहुंचाने की कोशिश की तो वहाँ पे टार्चर किया गया। उस टार्चर के रिएक्शन में ये आउटडोर बंद किए गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बात ही नहीं सुनना चाहती। ना वो मुज़ाकरात की टेबल पे आते हैं, बार बार वो मुज़ाकरात का कह के फिर दोबारा से हमें एंगेज करते हैं और फिर उनके बाद जो उनके सेक्रेटरीज हैं, जो मिनिस्टर्स हैं दोनों, वो ये कह के मुकर जाते हैं कि मरियम साहिबा ने कहा है कि ये मैंडेट जो है सिर्फ उनके पास है और निजकारी के अलावा हम आपसे बात करना ही नहीं चाहते। तो सर इस पे ये हुआ है कि वो जो बच्चे बैठे हुए हैं, जो बुजुर्ग बैठी हुई हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स बैठी हुई हैं, वो उनके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो चुका है। तो सर उसके बाद जब 14 दिन से बात नहीं सुनी जा रही तो हमने ये स्ट्राइक शुरू की है और ये भी ऑलमोस्ट टोकन टाइप है। उस दिन तो रिएक्शन में आउटडोर्स बंद रहे हैं
क्योंकि इस तरह का टॉर्चर, इस तरह का जो वाटर शेलिंग की गई, उसके बाद जो मुतअद्दिद गिरफ्तारियां वहां पे अमल में लाई गई, उसके बाद ये तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो खुद ही सर्विसेज से चले गए, ओपीडी सर्विसेज उन्होंने खुद ही बंद कर दी। अब सर इसमें यह है कि जब तक हमारे मुतालबात पे, हम ये भी नहीं चाहते कि आप फौरी तौर पे सारे मुतालबात तस्लीम कर लें, लेकिन टेबल पे आना एक जमहूरी हुकूमत का हमेशा से एक तरीका कार रहा है। और इवन के माशाल्लाह दौरे हुकूमत में भी जो भी उनके हुकूमत में लोग होते हैं वो टेबल पे ही आते हैं और टेबल पे ही मसाइल हल होते हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं वो सारे मुतासरा फरीक हैं। उनकी जॉब्स चली गई, जो कि तकरीबन 20-20, 25-25 साल से उन जॉब्स पे थे, उनकी जॉब्स खत्म कर दी गई। और जॉब्स खत्म करने के बाद उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही, उनको सुना भी नहीं जा रहा है। एक दफा आप उनको वहां से जो भी डॉक्टर शुएब साहब, बात यह है कि आप हुकूमत प्राइवेटाइज करना चाहती है। हुकूमत का ख्याल है कि वो अब ये हस्पताल नहीं चला सकती, वो अरबों रुपया खर्चती है, परफॉर्मेंस नहीं है, हस्पतालों में मरीज़ों का इलाज ठीक नहीं हो रहा। उसका ख्याल है मैंने पैसे ही देने हैं, मैं किसी प्राइवेट फर्म को दे दूंगी, वो हॉस्पिटल मैनेज तो करेगा ना ठीक तरीके से। और गवर्नमेंट के पास इंडस हॉस्पिटल का एक मुजफ्फरगढ़ वाला स्पेसिमन भी मौजूद है कि उन्होंने इंडस को दिया तो वो ठीक चला हॉस्पिटल। तो अगर गवर्नमेंट अपनी कोई स्ट्रेटजी बना रही है कि ये पैसे वो अच्छी तरह किस तरह खर्चें, वो आप यहाँ अदालत चले जाएं प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए, या कुछ आप अस्पताल क्यों बंद करने की तरफ आ जाती हैं? इसका तो मैंडेट आपको अदालत ने भी नहीं दिया कि आप मरीजों का इलाज बंद कर दें। सर उसमें जब हम जो भी ओपीडी स्ट्राइक है, आप अगर ऑब्जर्व करें हमारे साथ आके, तो हम ये तमाम पेशेंट्स जो भी जिनको वाकई ओपीडी की जरूरत होती है वो हम इंडोर में और इमरजेंसी के अंदर काउंटर लगा के चेक कर रहे हैं। और एज अ प्रेसिडेंट मैंने तमाम अपने हॉस्पिटल्स के जितने लोकल प्रेसिडेंट हैं उनको भी यही कहा है कि इवन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर जो एकोस की लिस्ट है वो भी हो रही है, लैब्स टेस्ट भी हो रहे हैं, हमने वो चीजें नहीं रोकी। हम अभी भी खैर सगाली के जज्बे के तहत सिर्फ टोकन के तौर पे ये ओपीडी की स्ट्राइक चल रही है। अगर फर्ज कर लें हुकूमत आपकी बात नहीं मानती, आपसे मुज़ाकरात नहीं करती, और तो आप फिर इमरजेंसीज भी बंद कर देंगे? नहीं सर, इंशाल्लाह ये नहीं होगा कि हम इमरजेंसी सर्विसेज बंद करें। हम पे बहुत प्रेशर था आउटडोर बंद करने का पहले दिन से, लेकिन मैंने तब भी यही कहा कि हम आउटडोर बंद नहीं करेंगे, हम प्रोटेस्ट करते हैं। हमने रमजान नहीं, पर हमने ये देखा है कि हर साल 2 साल बाद YDA कोई ना कोई प्रोटेस्ट करती है। मैं पिछले 6 साल से आपको देख रहा हूँ कि आप एक बहाने से दूसरे बहाने, पावे कंटीन के ठेके का चक्कर हो, पावे कोई चक्कर हो, पावे कोई ट्रांसफ़र का चक्कर हो, आप कोई ना कोई बहाना बना के सड़क पर आते हैं, हुकूमत को मजबूर करते हैं कि वो आपकी डिक्टेशन कबूल करे, और फिर उसके बाद एक फातहाना लोगों के साथ निकल जाते हैं। इस दौरान सैकड़ों मरीजों का नुकसान हो जाता है। कभी ओपीडी बंद करते हैं, कभी कोई आप एमरजेंसी बंद करते हैं, कभी कुछ बंद करते हैं। आप हुकूमत को मजबूर करने के लिए हर नेगेटिव टैक्टिक यूज़ करते हैं। सर उसमें मैं जो एज अ प्रेसिडेंट, जब से मैंने प्रेसिडेंसी संभाली है, मैंने कभी इंडोर सर्विसेज बंद नहीं की, कभी इमरजेंसी सर्विसेज बंद नहीं की। और जहां तक ओपीडी की बात है, आपने देखा कि प्रोफेसर हमारे थे इमरान हसन साहब, उनको हथकड़ियां लगा दी गई साहिवाल में बच्चों वाले इंसिडेंट पे। हमारे 13 प्रोफेसर को लॉकअप कर दिया गया। तो तब भी आप जो कोर्ट की बात कर रहे हैं सर, उस पे वो केस मैं कोर्ट में लेके गया था। वो जो जज साहब थे वो 8वां हो गए हैं सर, वो अगला उसकी पेशी हियरिंग ही नहीं हुई। तो सर ये हमें अदालतों पे अगर उस तरह से यकीन होता कि वाकई अदालतें उस तरह से इंसाफ दे रही हैं तो हम जरूर जाते और पहले दिन से ही जाते। तो फिर सड़कों पर इंसाफ, फिर डॉक्टर साहब अगर आपको अदालत से इंसाफ नहीं मिल रहा तो फिर सड़कों पर इंसाफ होगा, फिर इंसाफ की अदालत माल रोड पर लगेगी। सर उसमें हमने अदालत नहीं लगाई सर, हम तमाम महज़ब मुल्कों में ये एक तरीका कार है। आपने भी सर देखा होगा, इंग्लैंड में अभी तमाम जूनियर डॉक्टर ने स्ट्राइक की हुई थी अपनी पेस बढ़ाने के लिए, तो वहां पे उनको खूबसूरती से टैकल किया गया। वहां पे उनको ये नहीं, पर उन्होंने उस हड़ताल में उन्होंने ओपीडी बंद की। जी सर बिल्कुल, ओपीडी सर्विसेज उन्होंने बंद की, ये सर आप रिकॉर्ड पे चेक कर लें। तो आपका ख्याल है आपको भी बंद करने का हक मिल गया? उन्होंने तो NHS पूरा फिर आपको पता है यूके गवर्नमेंट ने पूरा NHS प्राइवेटाइज करने का फैसला किया है। वो नहीं अब NHS को रखना चाहते, नेशनल हेल्थ सर्विस को उन्होंने खत्म कर दिया कि वो ये डॉक्टर नहीं इस काबिल के इनको सरकार में रखा जा सके, चला देंगे।
सर उनके पास ना रिसोर्सेज हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रिसोर्सेज हैं कि जो ठेकेदार आएगा वो गरीबों का इलाज मुफ्त करेगा, कि जो ठेकेदार आएगा वो डॉक्टर साहब, ये बात आपकी ठीक डॉक्टर है। साहब, डॉक्टर सब जितने सरकारी डॉक्टर हैं शाम को क्लिनिक नहीं करते प्राइवेट? सर बिल्कुल करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे। नहीं तो और जो वो मरीज को इलाज अपने प्राइवेट क्लिनिक पे देते हैं वो सरकारी हॉस्पिटल ओपीडी में देते हैं। 10 रुपए की पर्ची में और 5,000 के इलाज में फर्क है या नहीं है? ट्रीटमेंट में ही डिफरेंस है। और क्या सरकारी मुलाजिम डॉक्टर को प्राइवेट प्रैक्टिस करनी चाहिए? सर अगर तो गवर्नमेंट उस तरह से इंसेंटिव दे जो गवर्नमेंट का डॉक्टर है तो फिर तो नहीं आप ना करें। सरकार देखें, एक तरफ आप सड़कों पर हैं कि हमने सरकार की नौकरी जरूर करनी है, हमारा गुजारा ही नहीं सरकार की नौकरी किए बगैर। दूसरी तरफ आप कहते हैं हमने प्राइवेट प्रैक्टिस भी करनी है क्योंकि सरकार इंसेंटिव नहीं देती। आप जाएं प्राइवेट सेक्टर में काम करें, किसी ने रोका है आपको? कंपिटिटिव सेक्टर है, जरा प्राइवेट अस्पताल में काम करके देख लें। सर हम बिल्कुल प्राइवेट में, हम सर ये सर्विसेज जो होती है ना हम बंद नहीं करते, हम अपनी सर्विसेज विड्रॉ कर लेते हैं एज अ प्रोटेस्ट। अगर कोई वॉलंटियर है, कोई जो प्रोफेसर्स हैं जिनको इन्होंने अपने साथ बिठाया होता है हमेशा स्टेक होल्डर के तौर पे, हमारी तो ये बात ही नहीं सुनते। कभी आपने देखा है कि सीएम ने उन डॉक्टर्स के साथ मीटिंग की हो जो हमेशा ग्राउंड पे मौजूद रहते हैं? कभी ऐसा हुआ है कि इस जो इन्होंने मंसूबा लाना भी चाहते थे, इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, हमने उसकी हिमायत की। 150 BHUs इन्होंने एज अ पायलट प्रोजेक्ट लेके आए प्राइवेटाइज करने के लिए। हमने कहा बिल्कुल आपका गवर्नमेंट का मैंडेट है, आप करें, और अगर इस पे आपको 6 मंथ या 1 ईयर में अच्छा आता है फीडबैक आप जरूर करें। लेकिन सर 15 दिन के अंदर 19 BHUs वापस कर दिए गए इनको उस सिस्टम की, उन डॉक्टर्स की तरफ से। लेकिन 15 दिन के बाद इन्होंने 2300 मजीद BHUs उस सिस्टम का हिस्सा बना दिया। हमेशा से सर पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं, स्टेक होल्डर के साथ एक मीटिंग की जाती है, कभी भी ये नहीं हुआ। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप कैसे स्टेक होल्डर हैं? आपका क्या स्टेक है? आप मुलाजिम हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट है उन अस्पतालों में, आपने कोई कंट्रीब्यूट किया हुआ है, आप उन अस्पतालों के 50% शेयर होल्डर हैं। आप क्या स्टेक होल्डर हैं? आप मुलाजिम हैं सरकार के, सरकार आपसे काम ले या ना ले, आप कैसे स्टेक होल्डर हैं? एज अ कॉमन सिटीजन भी ना, जो जमहूरी हुकूमत होती है उसका ये तरीका कार होता है कि अगर किसी चीज पे मसला आ रहा है या आप प्राइवेटाइज करना भी चाह रहे हैं, जहां पहले ही लोग 2 लुकमे के मोहताज हैं जिनको सर इन्होंने बेरोजगार किया है। मैं अपनी जंग नहीं लड़ा, ये वो लोग हैं जो 25,000 से 30,000 के मुलाजमत पेश हैं, और सर तकरीबन 23,000 लोग इन्होंने बेरोजगार किए हैं। इनसे पूछें, ये कंपनी शहबाज शरीफ ने बनाई थी और ये प्राइवेट कंपनी के तौर पर उन्होंने लॉन्च की थी, फिर उन्होंने 3 कंपनियां और बनाई। 17 साल के बाद सर एक आदमी जिसकी पूरी जिंदगी अपनी जवानी इसमें गुजर गई है, आप उसको कह देते हैं कि आप 1 जून के बाद जॉब पे ना आए। ये मेरा मसला नहीं है, मैं टीचिंग में बैठा हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। डॉक्टर साहब अभी आपके कितने मुतालबात हैं और क्या मुतालबात हैं, क्या लिस्ट है, वो आप प्लीज जरा सामने रखिए फिलहाल। सर मैडम मुतालबा हमारा बहुत ही सिंपल है कि आपने जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था उसके 15 दिन के अंदर, जबकि पायलट प्रोजेक्ट की आपने बिल्कुल शाखें ही नहीं निकली, आप उस पे 2300 BHUs जो अच्छे भले चल रहे हैं, जहाँ पे 150 की OPD हो रही है, आप अपने एजेंडे में लिखते हैं कि वहां पे आप 35 पेशेंट्स की OPD होगी। आप कहते हैं कि वहाँ 23 मुलाजिम थे, आप वो 5 मुलाजिम काम करेंगे। आप ये कहते हैं कि 3 माह के लिए गवर्नमेंट एक डॉक्टर को पैसे दे देगी कि वो खुद ही वहाँ पे सिस्टम चला ले। अगर वो सिस्टम 3 बंदों से चलाता है उसकी सवाबदीद है, 5 से चलाता है उसकी सवाबदीद है। आप खुद सोचें कि आप पेशेंट की रेशो पे भी कट लगा रहे हैं, आप उसकी लैब तो सब पे कट लगा रहे हैं, और 3 माह के बाद इन्होंने पैसे भी नहीं देने। इन्होंने कहना है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इसके तहत चलाएं। सर ये जो मैंडेट लेके आए हैं, जब ये इलेक्शन में आए थे इन्होंने क्या नारा लगाया था कि हम, एक मिनट, अच्छा अभी आप क्या चाहते हैं साहब? एक मिनट डॉक्टर साहब, अभी आप क्या चाहते हैं? एक मिनट, वो देखें, ये भी तो एक मसला है ना कि कोई डॉक्टर BHU में जाने को तैयार ही नहीं, कोई डॉक्टर BHU में नौकरी करने को तैयार है। आप सब लाहौर में काम करना चाहते हैं, पिंडी में काम करना चाहते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज है कि BHUs में लोग सिफारिशें करा रहे हैं जाने के लिए। BHUs इनके ओवर सैचुरेटेड हैं, और सर वहाँ पे नंबर मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं, सेंट्रल ठीक है, मुझे पता है वो FRCS के लिए मार्क्स मिलते हैं इसलिए जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो ट्रांसफर, बात यह है कि हुकूमत जो भी निज़ाम बना, अब देखिए ना सब कुछ ही प्राइवेटाइज हो रहा है, यहाँ एयरलाइंस, डिस्कोस, सरकार कुछ नहीं चला सकती, ये फैसला हो गया।
सरकार ने कहा कि हम हेल्थ कार्ड देंगे, आप जहां मर्जी जाके इलाज करा लें। अब ये सरकार अगर इतना सेहत पे पैसा भी खर्चती है और इलाज नहीं हो पाता, आप डॉक्टर परफॉर्म नहीं कर पाए सरकारी अस्पतालों में, आपने उनको गंदा रखा है, आप मरीजों से बुरा सलूक करते हैं, सरकार का राइट है प्राइवेटाइज कर दे। सर आप ये बात ना करें, हमने गंदा रखा है, जेनिटोरियल स्टाफ इन्होंने आउटसोर्स किया है, उसके बाद हॉस्पिटल गंदे हुए हैं। सर ये प्राइवेटाइजेशन पहले कर चुके हैं, 2 चीजों की प्राइवेटाइजेशन की। सर मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, मैं हमेशा 224 का हामी हूं, मैं गलत बात हकायक से बिल्कुल नहीं करूंगा। 2 सिस्टम, जेनिटोरियल जो सफाई का सिस्टम है, सिक्योरिटी का भाई सिस्टम, लेना तो एमएस ने है ना साहब सफाई का, डॉक्टर जी एमएस है ना, कोई डीएमजी के अफसर आके तो एमएस नहीं लगे हुए, और एमएस तो डॉक्टर ही है ना, प्रिंसिपल भी डॉक्टर ही है। आप मैनेजमेंट चला ही नहीं सके अस्पतालों की, आपको हड़ताल। एमएस डॉक्टर है, लेकिन जेनिटोरियल सिस्टम जब से इन्होंने आउटसोर्स किया है, वो 100 बंदों की तनख्वाह लेते हैं तो 50 बंदे वो ड्यूटी पे तो भाई लाते आप हैं। उनका आप मिले हुए हैं, आपका एमएस उनके साथ लोगों के पास है, उसी तरह के सियासी लोग आप यहाँ पे हायर करना चाहते हैं। सर ये जो हमारी डॉक्टर की एक इज्जत बच गई थी, उसको भी सरमायादार के हाथ बेचना चाह रहे हैं। नहीं, ये जो आपने प्राइवेट प्रैक्टिसें शुरू हुई हैं वो सरमायादार के हाथ फरोख्त नहीं है। ये जो आपने प्राइवेट क्लिनिक्स खोले हुए हैं वो सरमायादार के हाथ फरोख्त नहीं है। जब सेहत को एक कारोबार बनाया जाता है, जब आप लाखों रुपया चार्ज करते हैं अपने प्राइवेट क्लिनिक्स पर, सुबह ओपीडी में अवेलेबल नहीं होते, तब आप कारोबार नहीं बनाते, तब डॉक्टर सरमायादार नहीं है। सरवती साहब आप कभी आउटडोर में आए, आपको वहाँ यंग डॉक्टर ही मिलेगा। आपको जो सरमायादार है ना, वो हमारा मसला ही नहीं है। मैं यंग डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो अपनी ईदें और शब बरातों पे आपको वही मिलेंगे। सर आप ऑन रिकॉर्ड कैमरा लेके आ जाएं, और जब भी आप इमरजेंसी में आएंगे हम लोग आपको मिलेंगे। हम अपनी ईदें शबरातें उनके साथ अब कोई तरीका है कि ये हड़ताल खत्म हो जाए आपकी? क्या मुज़ाकरात आप करेंगे गवर्नमेंट से, अगर गवर्नमेंट मुज़ाकरात की टेबल पे बैठती है? नहीं, कोई तरीका कि हड़ताल खत्म हो जाए। आम आदमी को आपकी हड़ताल से मसला है, एहतजाज से मसला नहीं है। हड़ताल कैसे खत्म करेंगे? मैं आज ही अनाउंस कर दूंगा, हड़ताल हम नहीं करेंगे। इनको कहें कि आप अवामी नुमाइंदे हैं, मार रोड पे लोग बैठे हुए हैं, उनके पास तमाम सियासी जमातें आ चुकी हैं, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नहीं आई। हाँ अगर ये जायज भी हैं तो हमें कन्विंस कर लेना वहां पे आके। नहीं फर्ज कर ले वो आपसे नहीं मुज़ाकरात करते, आप बैठे रहे माल रोड पर अस्पताल क्यों बंद कर रहे हैं? हमारी तो नौकरियां ये ऑलरेडी ले रहे हैं, 3 माह बाद तो हम जॉबलेस हो जाएंगे, तो हम पहले ही चले जाए। हम तो अपनी सर्विसेज विड्रॉ कर रहे हैं। हम तो सर आप रिजाइन कर देना, सारे वो नए डॉक्टर भर्ती कर लेंगे। आप जो काम नहीं करना चाहता वो रिजाइन कर दे। सर मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ना आपको ये बताता हूं कि ये फिस्तायत का वो दौर चल रहा है कि 7 वाइस चांसलर और 6 प्रिंसिपल्स ने मुझे सिलेक्ट किया है सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के थ्रू। मैं आया हूं, एक दिन 16 फरवरी को मेरे ऑर्डर निकले हैं, और 17 फरवरी को जब मैंने अभी ज्वाइनिंग भी नहीं दी, इन्होंने ऑर्डर विड्रॉ कर लिए हैं। सर ये इनके हालात हैं, आज तक उसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं अपनी एप्लीकेशन भी सबमिट कराई, मैंने कोर्ट का दरवाजा भी खटकाया कि मेरा कसूर क्या है। सर तो भाई अगर अदालत समझती होगी कि आपके साथ ठीक सलूक हुआ है, मैं अदालत को गलत कैसे कह दूं? सर अदालत तो आती रही है ना, हियरिंग होगी तो अदालत नजर आएगी। भाई ये तो हुकूमत, आप जाएं इंसाफ ले लें, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा आप अस्पताल बंद रखेंगे। सर पाकिस्तान में ना इंसाफ लेने के लिए भी ना शोर करना पड़ता है। मसला ये है कि यहाँ पे अगर इतना इंसाफ मिलता होता ना तो 207 नंबर ना होता पाकिस्तानी अदालतों का। आप इन जजों को आप देख लें कि कितनी मराद। तो आप हाई कोर्ट में जाके एहतजाज करेंगे, मेरी पिटीशन नहीं चल रही, वहां धरना दे दें। सर एक रीडर की तनख्वाह 1.5 लाख रुपया है, और एक डॉक्टर हाउस जॉब ऑफिसर जो 15 साल सिर्फ कंपटीशन के इम्तिहानात ही देता रहता है, उसकी तनख्वाह कितनी है? 65,000। आप सर इस मुआशरे के अंदर ये देखें कि आपका क्या ख्याल है, जब कहीं पे मुआशी नाहमवारी आती है तो इनकलाब भी आया करते हैं। हम अगर बैठे हुए हैं तो हम लोगों को जगा रहे हैं कि ये हुकूमतें, ये चीजें, ये मराद इनकी नहीं है। मेरा ख्याल है लोग चले, मेरे पास अब वक्त कम है डॉक्टर साहब, मेरे राइट बनता है कि वो उठ के एक पॉलिसी लाती है, एक ब्यूरोक्रेट पॉलिसी लेके आता है, जिसको जुम्मा 8 दिन वो महकमा संभाले हुए हैं, वो अपनी तख्तियां लगा रहे हैं अपने हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट के हैं, वहां पे किसका राइट बनता है कि वो अपनी सीएम की वहां पे तख्तियां लगा दे? सर आप देखेंगे, आप सिस्टम में खुदा की कसम प्रेग्नेंट फीमेल्स बैठी हुई हैं, रो रही हैं,
हाथ उल्टे करके बददुआएं दे रही हैं, ये उनकी बात नहीं सुनना चाहते, मेरी बात ना सुने। मैं मुज़ाकरात का हिस्सा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आप हड़ताल खत्म करेंगे, पंजाब गवर्नमेंट आपको जो है वो, लेकिन इन्हें हड़ताल खत्म करनी चाहिए, बात करें इनसे, देखते हैं, लेकिन इन्हें हड़ताल खत्म। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शोएब, आपका भी, मुजम्मिल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।